नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि परमाणु या एटम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, और हमने देखा था कि वो कितने कणों से बना होता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी के बारे में हमने बात नहीं किया, इसकी खोज के बारे में हमने बातें नहीं किया। तो इनके खोज के बारे में आज बातचीत होने वाली है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। थ्योरेटिकल है। आपको मैंने कहा है इस चैप्टर में कि कुछ एक क्लासेस जो है आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगेगा, और थोड़ा सा आप उसमें उनको सुनना है, उसको नोट करना है, उसको लिखना है, उसको याद करना है, यानी बिल्कुल 10th जैसी क्लास लगेगी आपको। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो इंटरेस्टिंग भी होते जाएगा, और बहुत ही मजेदार होने के साथ साथ ये कुछ कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे चलने वाली बात हो जाएगी। थोड़ा सा समझेंगे, थोड़े से समझाते जा रहा हूं, आप इसे नोट भी करेंगे अपनी कॉपी में। तो आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है आप सबको पता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मौलिक कणों की खोज। हमने मौलिक कण मतलब होता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी खोजों के बारे में हम बातें करेंगे आज। तो हमने ये भी देखा था कि एक जमाना था कि हम इन कणों के बारे में सोचते नहीं थे, यानी हमने तो इतना जाना था कि किसी पदार्थ को बहुत छोटा तोड़ें, किसी सब्सटेंस को तोड़ते जाएं, मैटर को तोड़ते जाएं, तो एक बहुत ही छोटा कण मिलेगा। उन कणों को हमने एटम कहा था, पार्टिकल कहा था। लेकिन उस एटम के बारे में कहा था कि वो नहीं टूटती है, अविभाज्य है, इनडिवाइडेबल है। तो अनडिवाइडेबल है मतलब नहीं टूटती, यानी अविभाज्य है। लेकिन आज की खोज कहता है कि ये जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। पर इसकी खोज कैसे हुई, इनके बारे में बातचीत करें तो सबसे पहली बात यहां से आता है कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कुछ एक प्रमाण हमारे पास थे कि कैसे जैसे दो पदार्थों को रगड़ने पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ये कुछ कारण होगा। दूसरी बात होता है कि माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम दिया, 2 नियम दिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है, इनके पीछे भी एक क्वेश्चन आ गया था कि जो सेल होते हैं वो सेल कैसे, क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से वो जो विद्युत बहता है, यानी एक तरह की एनर्जी होती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। बादल कड़कते हैं तो बादल के कड़कने का क्या रीजन है, ये सब के बारे में बहुत सारे खोज हो चुके थे। यानी एक बात मूल रूप से नहीं कहा जा सकता था कि ये क्या है, परंतु इतना कहा जा सकता था कि एक तरह की एनर्जी है जिससे हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये शुरुआती दौर की बात थी। अब ये बात होना था कि आगे हमने कुछ एक खोज की, कुछ हमने प्रयोग किए, उस प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई है। तो उन प्रयोगों को हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले ये एक थ्योरेटिकल चीज है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। कल मैंने इनके बारे में थोड़ी बातचीत किया था, कल किया था ना इसके बारे में बातचीत। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत और एक्सपेरिमेंट हुआ था एक छोटा सा प्रयोग। वो प्रयोग था माइकल क्रुक्स ने किया, विलियम क्रुक्स ने किया था 1879 में। 1879, 79, 79, ठीक है। 1879 में एक खोज किया उसने कि कुछ एक प्रयोग किया उसने, सिंपल कुछ प्रयोग किया। जरा ध्यान से सुनिएगा। उनका एक्सपेरिमेंट था कि एक 60 सेंटीमीटर की एक ट्यूब लिया उसने। मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं, ज्यादा आसान लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा उसको समझने में। एक 60 सेंटीमीटर का उसने एक ट्यूब लिया। किसने? विलियम क्रुक्स ने, 1879 में। और उसकी जो डाया थी 1 सेंटीमीटर था, और उसकी लंबाई जो था वो कितना था? 60 सेंटीमीटर। ऐसे एक ट्यूब लिया उसने, कांच की नली लिया उसने, इतनी मोटी, जैसे वो ब्यूरेट देखे होगे आप लोगों ने। देखिए ब्यूरेट लैब में? नहीं देखे हो, चलो ठीक है। एक लंबी सी नली लिया उसने, दोनों तरफ मेटल का प्लेट लगा दिया इस तरह से,
ठीक है, क्या बोले? हाँ, डेस्ट ट्यूब दो जोड़ दिया, ऐसे समझ लो, लंबी सी थी। इसमें एक साइड ट्यूब भी लगा दी उसने, इस तरह से। इसमें एक स्टॉपर था, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। साइड ट्यूब भी लगा दिया उसने। इनको पंप से जोड़ दिया, निर्वात पंप, शकन पंप, वैक्यूम पंप भी कह सकते हो। वैक्यूम पंप से जोड़ दिया उसको, ताकि अंदर की गैस को खींच सके, निकाल सके। अब देखिए क्या हुआ। इसमें सबसे पहले ट्यूब बनाया, ट्यूब इस तरह से बना हुआ था, इसमें कोई गैस भर दी गई। गैस भरने के बाद उस गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया। तो देखो क्या किया गया उसके द्वारा, वो देखिएगा। ये बैटरी है या कोई ऐसा सोर्स है जिससे बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी निकल सके, ठीक है। यहां पर उसने दोनों के बीच में एक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही कि नहीं बह रही है इसका पता लगाना था। तो इसके लिए इन्होंने यहां पर रखा वोल्टामीटर या कोई मीटर, ठीक है। चलिए ये रख दिया इसने, ताकि अंदर से पता चले कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है कि नहीं बह रही है, ठीक। इसमें कोई गैस भर दिया उसने। नॉर्मल जो हमारा प्रेशर है, वातावरण का प्रेशर जिसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक, 1 वायुमंडली, यानी 1 ATM में इसमें गैस भर दिया। यानी इसमें क्या भरा हुआ है? कोई गैस भरा हुआ है, कोई भी गैस, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी गैस उसने भर दिया, ठीक है। इसने एक प्योर गैस भर दिया इसमें। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी 10 वोल्ट 12 वोल्ट। इन्होंने देखा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बह नहीं रही, यानी कांटा आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। अंधेरे में भी जाके देखिए तो अंदर कुछ ना लाइट दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, ओके। फिर उन्होंने इस पे करंट और बहुत ज्यादा पास किया, यानी कि आप 10-12 वोल्ट से लेते लेते 100, 200, 300, 1000, 10,000 तक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया। 10,000 वोल्ट। कितना वोल्ट इन्होंने प्रवाहित किया? 10,000 वोल्ट प्रवाहित किया। गैस कितना भरा हुआ है? 1 एटमॉस्फेरिक भरा हुआ है, देख रहे हैं आप। फिर भी इसमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, कोई किसी तरह से इसमें विक्षेप में नहीं आया, यानी किसी तरह से कांटा आगे नहीं बढ़ा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये फिगर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, एक बार देख लीजिए। ये प्रयोग है, दिख रहा है आपको। मैंने इस साइड ट्यूब को ऊपर लगा दिया, इसने नीचे लगा दिया, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी करंट है इसमें। अब देखो क्या हुआ, इस बात को यहां पर भी लिखा गया है। क्रुक्स ने एक लंबी कांच की नली लिया, ट्यूब लिया, उसमें बोला गया है गैसों की चालकता का कम दाब पर अध्ययन किया। फिर उन्होंने जो जो प्रयोग किए, जो जो बातें कहा, ये थ्योरी है बस और कुछ नहीं। फिर इसने जो देखा, क्या देखा वो मैं बताते जा रहा हूं। तो ये इस तरह से प्रयोग उन्होंने किए, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश किया। फिर एक बात समझो कि इस जगह पर उन्हें क्या खास स्पेशल देखा, वो मैं आपको बताता हूं। कांच का ट्यूब आपको यहां पर नजर आ रहा है, देखो दिख रही कांच। यहां पर दोनों साइड प्लेट लगा हुआ है मेटल का, वो भी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। और एक ग्लास ट्यूब और यहां पर स्टॉपर लगा हुआ, वो भी दिख रहा है, ठीक है। और स्टॉपर किससे लगा हुआ है? पंप से जुड़ा रहता है, पंप से खींच सकते हैं। और ये दोनों, ये जो क्या बोलते हैं, मेटल दिख रही है, इस मेटल को ज्वाइन कर सकते हो करंट से, ठीक है। ये ट्यूब इस तरह का उन्होंने बनाया था। इसमें क्या, ये मैंने हाथ से ड्रॉ वाला पिक्चर है, वही फोटो है, वही फिगर है, ओके। अब देखो क्या हुआ, उसने क्या देखा वो यहां पर लिखा हुआ है। इन 3 स्टेप में उन्होंने चीजों को देखा, उसे समझें आप। पहली बात कि सामान्य दाब पर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी मैंने कितना दिया बेटा बोलो? हाँ, 1000 से 10,000 वोल्ट तक मैंने दिया, और नॉर्मली उन्होंने 10,000 वोल्ट ही दिया, समझो।
फिर भी क्या देखा, उस गैस में किसी तरह से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, हाई करंट पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। पहली बात समझ में आ गई। फिर उसने दूसरा काम किया कि अंदर के एयर को, या सॉरी अंदर के गैस को उन्होंने बाहर खींचा, जिससे वहां पर प्रेशर कितना हो गया बोलो, 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक का 100वां भाग। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक का 100वां भाग, यही तो है क्या, 1/10²। तो ये आप देख रहे हो, तो इतना कर दिया इसने, दाब को, अंदर के गैस को खींच लिया। फिर वही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया उसमें, कितना मैंने बताया था ना, 10,000 वोल्ट गैस को खींचा, और 10,000 वोल्ट तक जब दिया गया, तब एक चीज देखा उसने कि वो गैस जो है विद्युत का चालक बन जाता है, गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होने लगता है, विद्युत धारा बहने लग जाती है। एक बात देखा उसने, और साथ में उन्होंने देखा कि उस नली की कांच पर कुछ, नली पर कुछ हल्की रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, हल्की नीली लाइट, ग्लोइश लाइट दिखाई देती है। तो समझ में आई कुछ बातें। पहला तो है सामान्य प्रेशर पर, यानी नॉर्मल प्रेशर पर किसी हाई वोल्टेज देने पर भी गैस में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। इस बात को ध्यान देना। उन्होंने क्या प्रयोग किया, उसके प्रयोग में, उसके एक्सपेरिमेंट में यह देखने को मिला कि नॉर्मल प्रेशर पर किसी तरह से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। पहली बात समझो। लेकिन जब प्रेशर को कम कर दिया गया, अंदर की गैस को खींच लिया गया, और प्रेशर कितना हो गया, जब 1 एटमॉस्फेरिक की तुलना में उसका 100वां हिस्सा दाब कर दिया गया, यानी कि अंदर की गैस को खींच लिया गया, प्रेशर रखा गया 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक, तब अंदर दोनों प्लेट के बीच में हल्की लाइट दिखाई दे रही है, प्रकाश दिखाई दे रही है। अब फिर प्रयोग को आगे बढ़ाया, फिर गैस को धीरे धीरे खींचने लगे वो। तो उन्होंने ये देखा कि जब प्रेशर हो गया 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक, तब उसने क्या देखा, वो लाइट जो दिखाई दे रही है उसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में, वो लाइट दिख ही नहीं रही। अब वो लाइट गायब हो गया, वो लाइट गायब हो गया। और ये देखा कि एनोड की ओर की दीवार जो थी वो हरे रंग से क्या होने लगती है, चमकने लगती है, उसमें एक तरह का ग्लो आने लगता है। किस तरफ, ग्रीन कलर की ग्लो आने लगती, फ्लोरोसेंस होने उत्पन्न हो जाता है, चमक पैदा हो जाती है। किसमें, कांच की दीवार में। देखो अब ये एनोड क्या है, कैथोड क्या है, बताता हूं। ये इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव विद्युत धारा प्रवाहित की गई, इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया। अब पहले आपने देखा 10⁻⁻² था, तो इनके बीच में कुछ लाइट दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब वो लाइट आना बंद हो गया। क्या हो गया, वो लाइट आना बंद हो गया। अब ये लाइट आना तो बंद हो गया, लेकिन साथ में क्या हुआ, कब बंद हो गया, जब प्रेशर को कितना कर दिया गया बेटा, 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक कर दिया गया। तो प्रेशर इतने कम करने पर क्या हुआ, इसमें आने वाला लाइट बंद हो गया, और इस साइड कुछ हरे रंग की ग्लो नजर आ रही थी, प्रकाश नजर आ रही थी। ठीक है, हरे रंग की इसमें कुछ प्रकाश नजर आ रही थी। इतना प्रयोग उसने किया, तो इससे यह पता चलता है इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। क्यों, क्योंकि यह कहा गया कि इस जगह पर, इसके पीछे कैसे ग्लो आया, ग्लो तो इधर आना, कहीं भी आ सकता था वो, क्योंकि लाइट तो दोनों के बीच उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इससे यह हुआ कि अगर यहां पर ग्लो आ रहा है, मतलब ये कैथोड, ये जो है ना, इसको एनोड कहते हैं ना बेटा। पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, बोलो, कैथोड। तो ये कहा गया कि इससे निकलने वाली कुछ रेज है जो हमें नहीं दिखाई देती, इनविजिबल लाइट है, इनविजिबल रेज है, अदृश्य किरणें हैं जो इससे होकर निकलती है और इस तरफ जाकर के इस कांच पर टकराती है, और कांच पर टकराने पर वो ग्लो उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। किस पर, कांच पर टकराने पर वो प्रकाश उत्पन्न करता है। यस, वो चूंकि यहां से जा रही है ना, किससे जा रही है, कैथोड से निकल रही है गैस, सॉरी लाइट, और जो दिखाई नहीं देती है, जब कांच पर टकराने पर दिखती है वो, तो वो इस कारण से इस लाइट को कहा गया कैथोड
रेज, यानी कैथोड किरण। क्लियर हो गया? अब इस बात को थोड़ा समझ लो, यहां पर थोड़ी सी बातें। उन्होंने प्रयोगों में 3 स्टेप्स देखे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। कुछ याद समझ में आ रहा है? फर्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती ही नहीं है। सेकंड में हमने देखा कि इस प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, लेकिन कंडीशन सब में इलेक्ट्रिसिटी हमने कितना दिया है? 10,000 वोल्ट दिया है। ठीक। अब थर्ड की बात आता है, इसमें क्या हुआ? प्रकाश पैदा हुए इनके बीच में। यस, प्रकाश पैदा हुए, लेकिन वो प्रकाश क्या था? दोनों के बीच में था, हल्की ग्लो देती हुई लाइट थी। यानी अंधेरे में, एकदम अंधेरा होगा तब वो लाइट आपको दिखाई देगा दोनों के बीच में। कब दिखाई देगा? इस जगह पे हमने 10,000 वोल्ट प्रवाहित किया इस ट्यूब में, और वहां पर प्रेशर था गैस के अंदर, कितना था? ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर था 10 टू द पावर -2 एटमॉस्फेरिक। तब लेकिन जब प्रेशर को और कम कर दिया गया 10 टू द पावर -4, माइनस में मतलब कम हो गया, वैल्यू ज्यादा है तो, यस, तो ये जब प्रेशर को और ज्यादा कम कर दिया गया तब वहां पर वो लाइट आना बंद हो जाता है, और हरे रंग की इस जगह पर क्या मिलती है आपको? कुछ ग्लो मिलता है, लाइट मिलती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये लाइट इस तरफ से होते हुए आगे गुजरती है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये जो प्लेट है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यहां पर कहा जाता है एनोड, और नेगेटिव को कहा जाता है कैथोड। तो कैथोड से निकलने वाली किरणों को कहा गया कैथोड रेज। आपको बात समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, एकदम क्लियर है? वो डेटा याद है जिसको विलियम क्रुक्स ने 1879 में जो प्रयोग किए थे? उन्होंने क्या डेटा देखा, क्या क्या देखा, उसने बताया यहां पे। उसके बाद की कहानी आगे चलते हैं। कैथोड रेज की खोज हो गई। कैथोड रेज की खोज किसने किया? विलियम क्रुक्स ने किया। उस ट्यूब को कहा जाता है क्रुक्स ट्यूब कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रुक्स ट्यूब कहा जाता है, इसी कारण से। क्रुक्स कंक्लूजन, क्रुक्स ने एक जो निष्कर्ष निकाला अपने प्रयोग के अनुसार, जो देखा वो ये था, यानी जो गैस होता है वो सामान्य प्रेशर पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कारण नहीं बता पाया उसने, नहीं बताया उसने, और प्रेशर को और भी कम कर दिया गया तो एक प्रकार की किरण निकलती है। किरण क्या है उसके बारे में भी कोई बड़ी जानकारी हमारे पास हासिल नहीं हुई, लेकिन यह प्रयोग एक मील का पत्थर हुआ। बहुत ही शुरुआती तौर पे बहुत बड़ी जानकारी हुई, और यह जानकारी आगे बढ़ने पर बहुत कुछ हमें सिखाएगा। चलो देखते हैं आगे। यह हमारा पूरा कोर्स है बेटा इन सारी चीजों को। फिर उसके बाद कैथोड किरणों के गुणों की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने काफी एक्सपेरिमेंट किए उस ट्यूब के साथ, और उस ट्यूब से निकलने वाली वो जो किरण बताया था उसने ना, उस किरण के साथ काफी प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग था, क्या एक्सपेरिमेंट था, उसमें मैंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूं और बताता हूं, और उसने क्या कंक्लूजन दिया वो भी बताता हूं। थोड़ा सा देखो आप। ये ट्यूब है, इस ट्यूब को और दूसरे तरह से मॉडिफाई किया उसने, कुछ इस तरह से। जब उन्होंने कहा क्रुक्स ने कि इस ट्यूब से निकलती कोई रेज जो दिखाई नहीं देती है, तब उसने कहा क्या सचमुच में इस तरफ से निकलती है किरणें? तब उसने इसको देखने के लिए क्या किया कि इनके बीच में इस तरह से जो यहां पर जो एनोड है उसको रिंग जैसा बनाया, या यूं कह सकते हैं कि एक प्लेट जैसा बनाया, बीच में होल कर दिया उसने, और उनसे क्या निकाल दिया? इसको एनोड बना दिया। अगर सचमुच में इधर से किरणें निकलेंगी तो ये किरणें आगे जाते जाते वो आगे भी निकल जाएंगी। बोलो, क्योंकि यहां से स्पीड से जा रही है तो अपनी स्पीड की वजह से वो आगे निकल जाएंगे। बोलो सही है? ये किसने सोचा? जे थॉमसन ने। तो एक इस तरह का ट्यूब बनाया, उसने देखा कि सचमुच ऐसा हो रहा है,
और यहां पर एक ग्लो पैदा हो रही है। उसने ये भी देखा जिंक सल्फाइड ZnS, आपको पता होना चाहिए जब इस पर लाइट पड़ती है, अदृश्य किरणें पड़ती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें जब पड़ती हैं तो ये चमक पैदा करती है। और ये जिंक सल्फाइड की प्लेट जो चमक है वो कहां देखी हो मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्यूबलाइट की जो कांच होता है, ग्लास होता है, इस पे पाउडर लगा होता है, पॉलिश लगा होता है, पेंट चढ़ा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उस पर लाइट पड़ती है वो चमकने लगता है। CFL पर जो व्हाइट जो पाउडर लगा होता है, कभी भी आप देखे होगे जब फोड़ते हो या तोड़ते हो या टूट जाती है तो देखे होगे कि उसके कांच पर एक पाउडर जैसा लगा होता है, कभी छू के देखे हो, सफेद सफेद पाउडर जैसा निकलता है, वो जिंक सल्फाइड है। तो ये जो किरण, इस किरण को जब जिंक सल्फाइड पर डाला गया तो क्या हो जाता है, ये बहुत ही प्रकाश देती है, ये चमकने लगती है तेजी से। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो ट्यूबलाइट बना हुआ है या CFL बना हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बना हुआ है कि एक कांच की नली है, ट्यूब है, उस ट्यूब में दोनों तरफ प्लेट लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। और ये वैक्यूम ट्यूब है, लगभग अंदर का प्रेशर रखा जाता है 10⁻² एटमॉस्फेरिक से ज्यादा, और हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। एक चोक होता है, चोक बोलते हैं इसमें, देखो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, देखिए होगे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हाई वोल्टेज पैदा करती है, और उसी हाई वोल्टेज की वजह से यहां पर करंट जाती है और यहां पर कैथोड रेज पैदा होता है। कितना बोला था, कितना जरूरी है प्रेशर, कितना जरूरी बेटा, हाँ 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक जरूरी है। तो वहां पर इसमें प्रेशर होता है। कभी कभार ये लाइट जो है, ट्यूबलाइट जब फूट जाती है तो आपने देखा होगा जोर से आवाज आती है, ऐसे करके, निकलते हुए आवाज नहीं आती, छिटकती नहीं है वो। ट्यूबलाइट जब फूटती है तो छिटकती नहीं है, क्योंकि गैस भरी नहीं होती है, गैस जब से फूटती है वो अंदर की तरफ खींचती है, इसलिए बड़ा खतरा नहीं होता। अगर गैस भरते हैं हम लोग, उसमें प्रेशर के साथ भरा होता तो ठोकर लगे से टूटती और वो छिटकता, लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। कई लोगों को आपने देखा होगा ट्यूबलाइट उठा करके अपने सीने पे मार के तोड़ते हैं, सर पे मार के तोड़ते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से कर पाते क्योंकि अंदर वैक्यूम होता है, वो खींचता है अपनी तरफ। अब समझ में आई कहानी। अगर उसे प्रेशर से भरा होता गैस और जब वो फोड़ते तो क्या छिटकता, वो कहीं पर भी वो चोट लग सकता था। ये इसी वैक्यूम के कारण वो आदमी बच जाता। चलो आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा, इस तरह का एक प्रयोग किया उसने, एक तरह का इस तरह का उन्होंने ट्यूब बनाया, ट्यूब इस तरह पे भी बनाया उसने, बाद में बताऊंगा इसका क्या। आपने पहले टीवी देखे थे, कांच वाला, बड़ी मोटी ग्लास वाली, साइड सामने थोड़ा सा ऐसे राउंड होता है, सामने ऐसा राउंड होता है, देखिए आपने, तो वो कैथोड रे ट्यूब कहलाती है, कैथोड रे ट्यूब, CRT टीवी कहलाती है इसलिए वो। और अभी जो फ्लैट स्क्रीन वाला जो आपके यहाँ टीवी आता है, मॉनिटर आता है, वो LCD कहलाता है, LED कहलाता है। तो इसका कारण है वो LED है, अलग टेक्नोलॉजी है, ये अलग टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी से सबसे पहले टीवी बनी इसी प्रयोग की वजह से। तो इसमें भी यही काम करा गया, वो है कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड, यहां पर एक एनोड लगाया गया प्लस इलेक्ट्रोड, और इनसे निकलने वाली, अच्छा यहां पर एक स्लिट लगाया गया। स्लिट मतलब, स्लिट का क्या मीनिंग होता है, स्लिट मतलब एक छेद, ठीक है। एक पूरा प्लेट है, बंद है, और उसमें एक हल्की सी पोर रहती, छेद रहती है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो यहां पर कैथोड रेज आगे बढ़ती है, और कैथोड रेज जब आगे बढ़ती है, और ये जिंक सल्फाइड का क्या होता है, एक पॉलिश चढ़ा हुआ पर्दा होता है, जब इस पर पड़ती है तो ये यहां पर प्रकाश उत्पन्न करता है। और वो जो लाइट होता है इसमें कंट्रोल की जाती है इलेक्ट्रिसिटी डाल करके, प्लस माइनस अलग से इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है, और ये कैसे कंट्रोल करती है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और यहां पर मैग्नेट भी लगा होता है, इसमें मैग्नेट लगा होता है एक, और ये मैग्नेट भी उसको कंट्रोल करता है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगा और जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करती है। और ये जो लाइट है उसे, ये लाइट तो ये पैदा करती रहती है लाइट हमेशा, लेकिन ये जो है कंट्रोल करती है और क्या करता है, उसको ऐसे 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 उसको भेजती रहती है।
ठीक है, तो जहां जहां पर लाइट पड़ती वहां पर डॉट्स बनते हैं और डॉट्स की वजह से वो पिक्चर दिखाई देती है। तो वो बहुत सारी कहानी है जिसके बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग है अगर हम सही तरह से डिस्कवरी को समझेंगे। बेटा एक बात होता है, डिस्कवरी तो हो गई, उसको समझ के क्या करेंगे, अक्सर ये दिमाग में आता है ना। बस ये बात समझो कि अगर हम उस डिस्कवरी के तरफ यानी इतिहास की तरफ जाएं, अपने हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो हमें उस सिंपल एक्सपेरिमेंट को समझने का मौका मिलेगा, और वो सिंपल एक्सपेरिमेंट हमें कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिखाएगा। तो हम उस सिंपल एक्सपेरिमेंट से लेकर के हाई लेवल के एक्सपेरिमेंट जो है वहां तक हम जा सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सिखाया जाएगा। बहुत गहराई में नहीं होता है हमारा कोर्स, क्योंकि बहुत सारी गहराई और जाकर के इसको डिटेल में पढ़ोगे कॉलेज में। फिलहाल जितनी कोर्स है हम उसके बेस पर हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, चलो देखते चलते हैं कि इसका प्रयोग क्या है। तो उनकी तरफ चलते जाते हैं, एक एक एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे और एक एक बातों को समझेंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव, चलो हम कैथोड किरणों के क्या प्रॉपर्टीज है उन्हें देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। कैथोड रेज मूव अ स्ट्रेट लाइन, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में गति करती, सीधी रेखा में गति करती है। कैसे पता चल गया, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आपको बता दें इसके, चलो गुणों के बारे में बात करते हैं पहले फटाफट, फिर उसके बाद उसके कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसे करके उनके प्रयोगों के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है। पहली तो बात है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, फिर एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। दूसरी बात है कि ये ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं, जो कैथोड रेज होती है नेगेटिव नेचर की होती हैं। फिर देखें कि ये इसको चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो जाती हैं। वो कैसे, वो भी आपको बताने वाला हूं। इससे क्या पता चलेगा, कैसे प्रयोग करेंगे। ये छोटे छोटे कणों से बना होता है, मैटर पार्टिकल से बना होता है। यहां पर लिखा है लिक्विड पार्टिकल नहीं, स्मॉल लिक्विड पार्टिकल नहीं लिखेंगे ना, वहां पे क्या लिखेंगे आप, यहां पर ये लिक्विड पार्टिकल नहीं है, यहां पर स्मॉल लिक्विड पार्टिकल नहीं लिखेंगे, यहां पर मैटर पार्टिकल लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे क्या बना होता है, स्मॉल मैटर पार्टिकल्स बना हुआ। क्या क्या पता चला बताओ तो, अभी तक क्या क्या देखे हमने। सबसे पहले देखा कि ये स्ट्रेट लाइन मूव करती है, सीधी रेखा में गति करती हैं। दूसरा हमने देखा कि ये नेगेटिव पार्टिकल से बना होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। फिर हमने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड से अगर गुजारा जाता है तो ये मूव हो जाती, मुड़ जाती किसी दिशा में। फिर हमने देखा कि ये किससे बना होता है, ये मैटर पार्टिकल यानी छोटे छोटे द्रव्य कणों से बना होता है। द्रव नहीं, द्रव्य कणों से, द्रव नहीं है, द्रव्य मतलब मैटर, मैटर यानी सब्सटेंस। ठीक है, तो इससे बना होता है। फिर देखें चौथी बातें हैं, ये किरणें जो है ऊष्मा उत्पन्न करती, हीट पैदा करती है। जब किसी चीज को, या चलो मैंने बोला रेत को जब किसी पत्थर पे मारेंगे रेगुलरली तो उस पे क्या होगा, हीटिंग पैदा होगा। तो ये भी किसी चीज से टकराती है, मेटल से टकराती है तो हीटिंग पैदा करती है। इसी तरह से देखें कि ये एक्स किरणें बनाती हैं। कैसे बनाएंगे इनके बारे में हम डिटेल्स करने वाले हैं। एक्स ट्यूब कैसा होता है, एक्सरे ट्यूब, उसके बारे में बताया गया है। फिर एक बात समझेंगे, ये जब जिंक सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड पे टकराती हैं तो वो चमक पैदा करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है ना। क्या पैदा करती है, यहां पर लिखा होगा, ये फ्लोरेंसेस पैदा करती है। ठीक है, फिर फोटोग्राफिक प्लेट को ये प्रभावित करती हैं। ये भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेशन पावर होता है, मेटल, पतली मेटल के प्लेट को वे पार कर सकती हैं, भेद सकती हैं। आपके यहां एल्यूमिनियम फॉइल होता है, आप जानते होंगे, खाने की चीजों को रैप करते हैं, तो वो जो होता है उसको ये भेद सकती हैं, उसको पार कर सकती हैं। लेकिन पतली एल्यूमिनियम की प्लेट को ना, थोड़ी मोटी होती जाएंगी तो नहीं भेज सकती, या दूसरे जो मेटल होते हैं उसको नहीं भेज सकती, मतलब इसमें पेनिट्रेशन पावर होता है। चलिए, तो अब इन सारी चीजों को हम लेते हुए हम आगे बढ़े, एक एक करके प्रयोगों को देखें। चलिए, सबसे पहली बात कि ये किरणें जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं, ये कैसे पता चला, कैसे कह सकते हैं आप। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए। ये तो आपने देख रहे ट्यूब है,
मैं इस ट्यूब को एक बार यहां पर आपके लिए बना देता हूं, उससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में बना देता हूं। ठीक, ये है नेगेटिव प्लेट और मैंने यहां पर कर दिया एक रिंग वाला या फिर परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड समझ गया, जाली वाला है ना, तो यहां पर लिख देते हैं हिंदी में छिद्र युक्त बोल देते हैं, छिद्र युक्त एनोड, परफोरेटेड एनोड। ये प्लस है। जब इसमें हमने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया तब क्या हुआ, इनसे कुछ किरणें निकली और वो किरणें इन छिद्रों से होते हुए आगे बढ़ा। ठीक है, यहां पर हमने जिंक सल्फाइड का क्या लगा दिए, पर्दा लगा दिए या फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिए। इनके बीच में मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, वस्तु रख दिया इस तरह से। ये क्या चीज है, एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, कोई पदार्थ, कोई चीज रख दी, कोई सामान रख दिए। तो यहां पर इस पर भी वो क्या मिलने लगा, उसका छाया मिलने लगा। यहां पर क्या मिली, उसकी शेडो मिली। तो शेडो मिली, क्यों मिली? जब कोई चीज सीधे रेखा में चल रही हो तो क्या होगा, जैसे लाइट आ रही सूरज की और वो सीधे रेखा में चल रही है, तो क्या हुआ, सीधे ही निकल गई। जहां तक लाइट मुझ पे पड़ी वो मुझ तक रुक गई, और जो आगे जिस जगह पे उसको रोका नहीं गया वो आगे गिर गया। तो क्या बन गया, छाया बन गया, शेडो बन गया। तो शेडो क्यों बन पाया, क्योंकि वो सीधी चल रही है। अगर वो मुड़ मुड़ के चलती तो क्या होती, यहां से आई लाइट, वो ऐसे मुड़ करके उसको छाया को खत्म कर सकती थी, बंद नहीं है आती वो छाया। तो समझ में आई, तो शेडो क्यों आई, क्योंकि ये सीधी रेखा में चलती है। तो यही बात है कि ये प्रयोग क्या किया उसने, एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें जो कैथोड रे के रास्ते पर उन्होंने कोई वस्तु रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, और ऑब्जेक्ट रखा तो उसके अपोजिट साइड में रेखा किरण आ रही है, उसके अपोजिट साइड में एक छाया बनती है। तो लिखा हुआ है, इन किरणों के पथ में कोई वस्तु, ठोस वस्तु या ठोस पदार्थ रख दिया जाता है तो उसके विपरीत साइड में क्या मिलती है, एक छाया मिलती है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। क्लियर हो गई बातें? बेटा सबको नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो ना? तो जो भी जिस मीडियम में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, मैंने दे दिए पूरे। चले, कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं, यह कैसे पता चलेगा? यह है एनोड और यह है कैथोड। ठीक, कैथोड किरणें आगे की ओर बढ़ रही हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पावर किया जाएगा इसमें तो किरणें क्या होगी, आगे ऐसे निकलेगा। ठीक है, लेकिन इस ट्यूब में दो प्लेटें लगा दी गई है इस तरह से। बातों को समझेंगे, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं बना के। ये ट्यूब है, इस ट्यूब में दो प्लेट हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इनके बीच में क्या चल रहा है, बोलो? कैथोड किरणें हैं। इसमें यहां पर दो प्लेटें और लगा दी गई है अलग से। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। अब देखो ये किरणें सीधी जा रही है ना, सीधी जा रही है ना बनने के बाद। जब इन प्लेटों पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वोल्टेज प्रवाहित की जाती है, तो ये किरण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने से ये जो आने वाली किरण है वो सीधे ना जाकर के कुछ मुड़ने लगती, किसकी तरफ, प्लस की ओर, प्लस की ओर मुड़ने लगती हैं, और इस तरह से मुड़ने लगती हैं और इस तरह से आगे निकल जाती है। अगर हमें इसके वोल्टेज वैल्यू को बढ़ा दें, हेलो, और ज्यादा मुड़ जाएगा, कम कर दें तो कम मुड़ती है। यस, इससे यह सिद्ध होता है पहली बात कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित हो रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं।
विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं ना, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित हो रही हैं। पहली बात, धन प्लेट की ओर मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है। इसमें कौन सा चार्ज होता है? इस किरण में, कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है। और देख रहे हो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही है और इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि प्लेट प्लस की ओर मुड़ रही है। ये बात तो क्लियर हो गया। साथ में ये पता चला कि ये किरणें जो हैं, चलो एक ही बात समझ लो, ये किरणें ऋणात्मक होती, नेगेटिव होती हैं, ये बात क्लियर है। और वो उस तरफ मुड़ रही है प्लस प्लेट की ओर। प्लस प्लेट की ओर मुड़ने का मतलब हुआ कि वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो किरण के बारे में दो जानकारी मिल गई, वो सीधी रेखा में चलती है। और दूसरी बात पता चला कि विद्युतीय क्षेत्र से अगर गुजारा जाए तो क्या हो जाता है? वो प्लेट की तरफ मोड़ने लगी, वो प्लस की ओर। अब एक बात, इसी प्रयोग को और एक बार करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें चुंबक N और क्या S। जब ये किरण आगे बढ़ रही हैं तो इसके बीच में, इसके मार्ग में अगर हम चुंबक रख दें, मैग्नेट रख दें, तो ये किरण जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो अपनी दिशा से विचलित हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अपनी दिशा चेंज कर लेगा। एन या एस की तरफ नहीं जाती है, नॉर्मली बोल देते हैं कि लोग एस की तरफ जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से, ये आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, पढ़े हो ना? तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित करते हो, चुंबकीय क्षेत्र से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हो, तो वो जो तार है वो किसकी तरफ? या अंगूठे की तरफ गति करती है। यस, पढ़े हो ना इस चीज को? तो वही बाएं हाथ के नियम के अनुसार वो जो किरण है, चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ना चार्ज पार्टिकल यानी कोई कण अगर उसमें है, हेलो मेरी बात समझो, फाइनल, जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है कैथोड किरणों को, तो वो विक्षेपित हो जाती हैं, बस क्लियर, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्लियर? तो ये डिफ्लेक्शन क्या हुआ? ये इनके कारण, जब इसमें चल रहा है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इधर है, किरण इधर है, तो ये देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ वो किरण निकल उठेगा। ठीक है, ये इसका प्रमाण है। लेकिन सिर्फ ये आपको ये कहना है कि चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रभावित होती हैं, विचलित हो जाती हैं। चलें आगे चलें। तो ये हो गया। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, तो हमने क्या किया कि कैथोड किरणों को जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर के विचलन प्रदर्शित करती हैं, डिफ्लेक्शन प्रदर्शित करती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यह प्रयोग यहां पर दिखाया गया। ओके, थोड़ी बहुत इस तरह के पिक्चर में कुछ, ये क्या चीज है? एनोड है, प्लस, इसे निकलने वाली किरणें हैं और ये किरणें किसी दिशा में मुड़ जा रही हैं। और ये क्या चीज है? चुंबक है, मैग्नेट है। ओके, चलो फिर बोला गया कि अगर इन किरणों को ये किरणें चल रही हैं, क्या ये किरणें जो है कुछ कणों से बना होगा, पार्टिकल से बना होगा? तो ये देखने के लिए क्या किया गया, इसके मार्ग में एक पैडल रख दिया गया, एक पंखा रख दिया गया, इस तरह से। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं। इसके मार्ग में एक बेस और उन पर एक पैडल रख दिया गया, इस तरह से। ये समझो, या बड़े रूप में देखो तो कुछ ऐसा समझ सकते हो, हमने बड़ा करके दिखाया। ये बेस हो गया, उसका सेंटर पॉइंट हो गया, ऐसे बना लो। ये पत्ती लगी, ब्लेड लगा हुआ है। जब ये किरणें चलेंगी, जब जैसे हवा, इसमें देखो, इधर मैंने इसको बेस लगा दिया, हवा है मेरे पास,
मैंने हवा प्रोवाइड करूंगा, एयर प्रोवाइड करूंगा, तो क्या होगा, इस पर टकराएंगी, इधर नहीं टकरा पा रही ना क्योंकि इधर बंद है। तो जब इधर से टकराती हैं तो क्या होगा, ये रोटेट होने लगेगा, घूमने लगेगा हवा से। आप जानते हो, कभी कभी आपने देखा, छोटे मोटे प्रयोग किए होंगे, खेले होंगे, पंखे ले लेते हो, हवा में छोड़ते हो, चलती हुई हवा के सामने रखते हो, तो जब हवा चल रही होती तो पंखा घूमने लगता है, जितनी जोरों से चलती उतने पंखे घूमने लगते हैं। तो हवा के बारे में तो पता है कि वो गैसों से बना हुआ, और गैस क्या होती है, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, बहुत सारे गैसें होती हैं, बहुत सारे गैसों का मॉलिक्यूल्स होता है, तो उनसे बना होता है, यानी कि पदार्थ है वो। छोटी क्लास में पढ़ लिए थे, क्लास 4-5 के अंदर पढ़ लिए थे कि जो गैस, ये खाली जगह नहीं है, ये तो गैस है, कुछ पदार्थ है इसमें। इसी कारण बलून में जब हवा डालते हैं तो बलून फूल जाता है। तो ये तो पता है कि किसी ना किसी चीज से बना हुआ है ये। तो जब हवा चलती है तो पैडल घूमता है, तो क्या ये किरणें चलेंगी तो ये घूमेगा? तो उन्होंने देखा कि ये किरणें जब चलती हैं इसके बीच में तो ये घूमने लगता है इस तरह से। इससे यह पता चलता है कि जैसे हवा जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, कणों से बना होता है, वैसे ही ये जो लाइट है, कौन सी लाइट, कैथोड रेज, ये जो रेज है ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये प्रूफ होता है इससे। तो चलो देखें, देखें ये किरणें, देखो ये पैडल घूमते हुए नजर आ रही है और ये किरणें आगे बढ़ रही हैं। ओके, या टच करते ही इसको लॉक करना पड़ता है, तो ये टच करते ही सॉरी इस तरह से इसमें लाइट जब पड़ती है तो इसको घुमाते हुए आगे बढ़ जाता है कैथोड किरणें। ठीक है, इससे क्या पता चला, तो यहां पर पता चला कि छोटे कणों से बना हुआ है। इस बात को प्रूफ करने के लिए एक प्रयोग किया हमने कि उस किरण के बीच में पैडल रख दिया, पैडल घूमने लगी। इससे प्रूफ होता है कि ये कणों से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो मैंने यहां पर बताया था स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। स्मॉल पार्टिकल, और यहां पर स्मॉल मैटर पार्टिकल कह सकते हैं इसको। इस जगह पे लिक्विड ना लिखकर क्या लिखेंगे, मैटर पार्टिकल से बना होता है। चलो नेक्स्ट, कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसका मीनिंग यह हुआ कि जब कैथोड किरणों को मेटल यानी धातु मेटल के प्लेट पर डाला जाता है, मेटल के पन्नियों पर डाला जाता है, उसके फॉइल पर डाला जाता है, तो वो उस जगह पर काफी हीटिंग पैदा होती है और वो मेटल में प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, वो गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है। समझे आप बातें? पतली गोल्ड या प्लेटिनम की धातु पर टकराते हैं या टंगस्टन की तार पर टंगस्टन की प्लेट पर टकराते हैं तो ये गर्म भी हो जाएगा और इससे कुछ लाइट भी पैदा होने लग जाती है। तो इससे ये यहां पर बोला गया ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ऊष्मीय प्रभाव कब पैदा होगा बेटा, ये बात मैं आपको समझा दूं। जब कोई दो वस्तुएं टकराती हैं तो वहां पर गर्मी पैदा होता है। जैसे मैं यहीं पर आपको बोलूं अपने हाथ को ऐसे रगड़ो तो क्या हुआ, टकराई, ऐसे टकराओ, गर्मी पैदा होता है। तो वही बात है कि कोई ना कोई चीज है, ये जो प्रकाश है वो कणों से बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है, इस कारण से जब ये टकराती हैं तब ये ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये भी दो चीजें इसको प्रूव कर रहा है। क्या क्या चीज पैदा की, प्रूफ किया, छाया बनने से पैदा पता चला कि वो सीधी रेखा में चलती है, धन प्लेट की ओर मुड़ने से यह पता चला कि नेगेटिव है, और चुंबकीय क्षेत्र से जाने से पता चलता है ये कोई, हाँ मतलब कोई पार्टिकल से बना हुआ है जिसमें कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, ये पता चलता है, वो मूव कर रही है। फिर पता चलता है कि जब पैडल से टक्कर चलती है, पैडल को घुमा देती है, इससे पता चलता है कि कणों से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। और इस प्रयोग से क्या पता चलता है कि ये कणों से ही बना हुआ है, तो मतलब नेगेटिव पार्टिकल से बना हुआ, यहां तक तो प्रूफ हो गया। और इन्हीं नेगेटिव पार्टिकल को आगे जाकर के कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे जाकर के बताया गया कि इसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनों के बारे में और भी काफी जानकारी है जिसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल एक और मजेदार बात है कि कैथोड किरणें हैं, ये हम कैथोड रेस कह सकते हैं इसको। कैथोड किरणें जब जलती हुई फिलामेंट पर टकराती हैं, फिलामेंट कैसे होता है बेटा पता है ना आपको, वो लाइट आती है, आपने देखा होगा इस तरह का लाइट होता है जिसमें दो ऐसे तार होते हैं और इसमें तार ऐसे रहता है, और इस तार
को फिलामेंट कहेंगे। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चमकने लगती है। तो जलते हुए फिलामेंट पर जब ये टकराती हैं, कौन? कैथोड किरणें, तो यहां से एक तरह की रेज निकलती, किरणें निकलती। इस किरण को कहा जाता है एक्सरे, एक्स किरण, एक्सरेज कहा जाता है। एक्सरे उत्पन्न करती हैं। जब उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र से त्वरित कैथोड किरणों को टंगस्टन पर प्रवाहित की जाती है। ये थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स है। यहां पर बोला गया है कि किरणों को, कैथोड किरणों को किससे टकराई जाती? जलते हुए टंगस्टन या मोलिब्डेनम या प्लेटिनम से। मतलब जो इस तरह से लाइट पैदा कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और क्या पैदा कर रही है? लाइट पैदा कर रही है। उस पर जब कैथोड किरणों को टकराया जाएगा तो क्या मिलेगा? एक्सरे मिलती है। फिर आपको आगे बताते हैं, गैसों में से अगर इनको प्रवाहित किया जाए, गैसों को आयनीकृत कर देती है। मतलब समझो मेरी बात, एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, कांच के सिलेंडर में, ओके। इसमें मैंने कैथोड किरण प्रवाहित किया, तो ये जो पार्टिकल है पहले कैसा था? उस पर कोई चार्ज नहीं था। जब ये गैस प्रवाहित की गई कैथोड किरणें, तो ये कैसा हो गया? ये पार्ट जो गैस की मॉलिक्यूल्स है वो निगेटिव हो गया। ये कैसे पता चले कि निगेटिव हो गया भाई साहब? वो ये कैसे पता चला कि नेगेटिव हो गया? सही है ना? नहीं नहीं, इसका हम पता लगाएंगे कुछ इस तरह से कि एक मैंने इस तरह का कांच का क्या ले लिया? ट्यूब ले लिया। उस ट्यूब में दो मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना। इसमें मैंने कोई गैस भर दिया नॉर्मल प्रेशर में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और इसमें मैंने वैसे ही क्या लगाया? निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया। और यहां पर मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही कि नहीं उसे देखने के लिए मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ओके, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। चलिए, आपको पता है गैस में से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इसमें क्या भरा हुआ है? कोई गैस भरा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग बना सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं, कांच का बॉटल है, उसमें कोई गैस भर दिया मैंने और ऐसे ही 2 प्लेट लगा दिया और हाई वोल्टेज पैदा किया और मैंने उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, या वोल्टामीटर लगा दिया। ठीक, कोई विक्षेप नहीं पैदा होगा, वोल्टेज बहुत हाई है तो भी। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर कैथोड रेज प्रवाहित किया, समझ रहे हो, इस पर कैथोड रेज प्रवाहित किया, वैसे ही ये जो कांटे हैं वो आगे की ओर बनने लगी। मतलब क्या हुआ? ये इसमें जो गैस है वो आयोनाइज हो गई। गैस पर क्या हो गया? गैस पर माइनस चार्ज आ गया। अब ये गैस पर माइनस चार्ज आते ही क्या होगा? ये प्लेट निगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है, तो ये जो गैस की मॉलिक्यूल्स है, जो नेगेटिव आयन हो गया है, वो धन की ओर, प्लस की ओर गति करने लगेगी, पॉजिटिव। ये होते जाता है। तभी इसी कारण से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ये बता रहा है, ये प्रदर्शित हो रहा है। कोई समझ में आ गई बातें? यही है इसका। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो बेटा कई छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट है जिसको आप इंटरेस्ट के लिए पढ़िए, इंटरेस्ट के लिए देखिए, इंटरेस्ट के लिए समझिए। ये गैसों को आयनीकृत करती है। और देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। ये देखिए, मैंने एक्सरे का जो ट्यूब है वो बताया है। ये एक्सरे ट्यूब है। ये देखो, एक फिलामेंट है, इस पे इलेक्ट्रिसिटी पड़ने पर ये जलती है, ग्लो करती है, और इसी पर ही हम यहां पर माइनस वोल्टेज और ये प्लस होता है, तो ये माइनस वोल्टेज डाल देते हैं। तो ये एक दूसरा काम भी करता है, ये इलेक्ट्रोड का, ये कैथोड का भी काम करता है। कहीं पे लिखा भी हो, ये कैथोड का भी काम करता है। ये देखो, ठीक है, हीटेड कैथोड। और यहां पर देखो, इस जगह पर ये एनोड है, एनोड है। और एनोड पे एक बात याद है कि एनोड को थोड़ा सा ऐसे बना जाती, थोड़ी सी टेढ़ा बना दिया जाता है, 45 एंगल में बना दी जाती। तो यहां से निकलने वाला जो कैथोड रेज है वो इस पर टकराती है और इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर निकलती है। तो जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा होता है उस टाइम पे यहां पे एक्चुअली होता क्या है, देखिए, यहां से कैथोड रेज निकलती हैं, इससे टकराती हैं और यहां से जनरेट होता है। देखो, इन दोनों के बीच में किरणें पैदा होगी, बोलो, इन दोनों के बीच में तो एक कैथोड रेज बनता है। और एक कैथोड रेज जब इस तरह से जब टकराती हैं, इससे इनसे जनरेट हुआ हीटिंग से कैथोड रेज बनता है, और वो जो कैथोड रेज है वो कन्वर्ट हो जाता है इस जगह पर टकराने पर एक्सरे में।
ठीक है, ये होता है एक्सरे बनाने का तरीका। ठीक है, जिसको रोटजन ने बनाया था, रोंजन भी कहते हैं लोग, रोटजन भी कहते हैं। तो एक्सरे का सबसे पहला प्रयोग और उसने खोज किया था एक्सरे का रोंजन ने। ठीक है, अब कैथोड रेज के कुछ और गुणों के बारे में हम जानकारी ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरणें विसर्ग नली के बाहरी कांच से टकरा करके क्या करती है? तो एक बात से सीधी बात कहूंगा, इस लाइन को समझो। कैथोड रेज को अब कांच से भी बाहर निकाल सकते हैं, निकलती है, वो बाहर आती है। जब वो किससे टकराती हैं? जिंक सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड से, तो वो ग्लो उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यानी वो चमक जाता है। तीसरी बातें और नौवीं बातें हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को वो प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं। फिर बातें देखें, कैथोड किरणों में एक भेदन क्षमता होती है, पेनिट्रेशन होती है। एल्यूमिनियम की पतली परत, पतली पन्नी को, झिल्ली को वो पार कर जाती हैं। ठीक है, इतनी इसके गुण होते हैं। और देखें, इस आधार पर साइंटिस्ट ने कहा कि कैथोड किरणें जो होती हैं, इन गुणों के आधार पर कहा कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो क्या होता है, कुछ कणों से मिलकर बना होता है और उसमें माइनस चार्ज होता है, तो इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी ये क्लास, और ये था पूरी थ्योरेटिकल बातें। कल हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का E/m का निर्धारण हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा द्रव्यमान का हम निर्धारण कैसे करेंगे, है ना, और डिटरमाइन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैसे पता लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन के मास का निर्धारण कैसे करेंगे, इनके प्रयोगों को पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर 2 है वो शुरुआत में मैंने कहा पूरी थ्योरेटिकल है, समझने की बात है, और थोड़ा समझने के बाद थोड़ा हल्का हल्का दिमाग भी चलाने का है। ठीक है, तो पहले पूरी थ्योरेटिकल चीजें, हड़बड़ाइएगा नहीं कि बहुत सारे थ्योरी करके, क्योंकि इसके बाद जब ये चैप्टर का आखिरी तरफ जाते जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जाता है, तो वो इंटरेस्ट मैं पैदा करने की कोशिश पूरा करूंगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।